हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले और सबसे मेन टॉपिक जो कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसके बाद मोटिवेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, बिलीफ के बारे में पढ़ेंगे और एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक फाइनली जो लास्ट में हम कवर करेंगे दैट इज इंट्राप्रेन्योर। अभी तक आप लोग जो पढ़ते आए थे वो क्या था? एंटरप्रेन्योर था। उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विच इज इंट्राप्रेन्योर। सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स है। देखते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर कौन सी कैटेगरी में क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो दिया गया है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इन द अर्ली फेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, entrepreneurs have to initiate to start the new venture and find the innovative ways to start an enterprise. Innovative entrepreneurs are those who introduce the new product, new methods of production techniques, or discovers a new market or a new service or reorganizes the enterprise. सबसे पहले इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर मतलब ये ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो कुछ ना कुछ नया लेके आता है। इट कैन बी न्यू प्रोडक्ट, इट कैन बी न्यू सर्विस, इट कैन बी न्यू मार्केट। ऐसा मार्केट जहां आज तक मेरा एक्सेस नहीं था, अब मैं वहां पे भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। अच्छा, कोई नई टेक्निक हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है जो आज तक शायद हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। तो याद रखना, किसी भी चीज में अगर मैं कुछ भी नया लेके आ रहा हूं देन डेफिनेटली आई विल बी कंसिडर्ड एज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। नॉर्मली आज के टाइम में जो भी एंटरप्रेन्योर्स है दे आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप अपने आप से कुछ नया लेके आते हो तो। दूसरा, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ दूसरा एक जो इन्होंने दिया है वो दिया है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। वैसे देखा जाए तो आपको इमिटेटिव का मतलब पता होना चाहिए। जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जो कहीं ना कहीं दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को कॉपी करते हैं। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने सर्विस प्रोवाइड की और मैंने स्ट्रेट अवे उस चीज को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। जहां पे इन्होंने दिया है दे यूजुअली कॉपी और एडॉप्ट द सुटेबल इनोवेशंस मेड बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। मतलब इन लोगों ने जो इनोवेशन किया था हमने सिर्फ उस चीज को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, हमने कुछ नया किया नहीं है। दे आर एडेप्टिव एंड मोर फ्लेक्सिबल, दे आर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइदर देन क्रिएटर्स। भाई हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं फैक्टर्स को। आपका प्रोडक्ट देख के हम उसको सीधे सीधे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। एप्पल के अगर हम लोग एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, एप्पल ने जो एयरपोर्ट्स लॉन्च किया ना दैट वाज अ पार्ट ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। वो उन्होंने खुद ने लॉन्च किया था। उससे पहले अब तक जो आ रहा था वो क्या आता था, वायर वाले ईयरफोन्स आते थे। एयरपोर्ट सबसे पहले लाने वाला कॉन्सेप्ट कौन, एयरपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट लाने वाला एप्पल। दैट मीन्स एप्पल कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है, इनोवेटिव। लेकिन उस कंपनी को दूसरी कंपनीज ने कॉपी किया। अगर आप देखोगे तो दूसरी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सेम तरीके से वायरलेस ईयरफोन्स लेके आ रही है 500, 1000, 2000, 3000 रुपए में। क्या वो टेक्नोलॉजी खुद लेके आए? नहीं, उन्होंने स्ट्रेट अवे उसको क्या किया, एप्पल को क्या किया, उन्होंने कॉपी किया। सो दे आर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, मतलब वो लोग स्ट्रेट अवे चीजों को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, अगर हम लोग फैबियन की बात करते हैं, सच एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी शाय एंड लेजी, दे आर वेरी कॉशियस, दे डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क, दे आर रिजिड एंड फंडामेंटल इन देयर अप्रोच। यूजुअली दे आर द सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स इन अ family. They follow the footsteps of their predecessors and they imitate only when they are sure that the failure to do so would result in a loss of relative position. Fabian entrepreneurs मतलब ऐसे entrepreneurs है जो हो सकता है शायद अपना फैमिली बिजनेस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है फैमिली बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैंने ही स्टार्ट किया है, लेकिन मैं जल्दी से किसी चीज को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हूं। मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना बिजनेस सेम रखूंगा, आई एम वेरी रिजिड अबाउट इट। अच्छा, मैं बिजनेस में चेंज करूंगा, लेकिन कब?
जब मैं श्योर हूं कि अब अगर मैंने चेंज नहीं किया मार्केट के हिसाब से तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो उसको बोलते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जब तक उनको लॉस का क्लियर नहीं आ रहा कि हाँ अब बिजनेस फेल हो सकता है, तब तक वो लोग चेंजेस करने को तैयार नहीं। ऐसा कुछ लगेगा तब ही जाके वो लोग क्या करेंगे, बिजनेस में चेंजेस करेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कोई चेंज नहीं। एंड नेक्स्ट वन, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। द फोर्थ टाइप इज ड्रोन who refuse to copy or use the opportunity that come their way. They are conventional in their approach. They are not ready to make changes in their existing production method, even if they suffer loss. मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जो चेंजेस को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं पता है, रेजिस्ट कर रहे हैं। भाई बिजनेस में घाटा भी हो गया ना, लॉस भी हो गया ना, तो भी हम बिजनेस में चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो एट एनी कॉस्ट भले लॉस हो जाए लेकिन चेंज तो नहीं आएगा। अभी तक आप लोगों ने कितने तरह के एंटरप्रेन्योर्स कवर किए, 4। सबसे पहले था इनोवेटिव, जो कुछ नया इनोवेशन लेके आते थे इन प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी और मार्केट। दूसरा था इमिटेटिव, मतलब जो दूसरों को कॉपी करते थे। तीसरा फैबियन, चेंजेस नहीं लेके आऊंगा, चेंजेस कब लाऊंगा, जब लग रहा है कि मार्केट में अब चेंज नहीं किया तो फेल हो जाएंगे। एंड लास्ट वन ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, दैट मीन्स एट एनी कॉस्ट हम चेंजेस लाने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे ये 4 तरह के एंटरप्रेन्योर्स कवर किए सबसे पहले। नेक्स्ट, अच्छा बिजनेस के हिसाब से अगर देखने जाए तो अगेन एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी देके रखी है। सबसे पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर, these are those who develop an idea for a new product or a service and then establish an enterprise to materialize the idea into reality. Most of the entrepreneurs belong to this category because majority of the entrepreneurs are found in the small trading. Business entrepreneurs, भाई आज के टाइम में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आऊंगा या इनोवेटिव सर्विस लेके आऊंगा, और वो जो आइडिया है ना प्रोडक्ट या सर्विस का, उसको मटेरियलाइज करूंगा। मतलब बिजनेस के फॉर्म में मैं उसको क्या करने वाला हूं, कन्वर्ट करने वाला हूं। कहीं ना कहीं आप लोग जितने भी तरह के एंटरप्रेन्योर्स पढ़ रहे हो वो सब कौन होते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर के बाद सेकंड इन्होंने जो आपको दिया है वो दिया है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स, दैट मीन्स मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में आऊंगा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को एक जगह से परचेस करूंगा, दूसरी जगह पे आगे क्या करूंगा, सेल करूंगा। और ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना वो 2 तरीके से लेके जा सकते हैं, या तो डोमेस्टिक लेवल पे लेके जा सकता हूं या तो ओवरसीज लेवल पे। कंट्री के अंदर अंदर भी ट्रेडिंग हो सकती है, कंट्री के बाहर भी ट्रेडिंग हो सकती है, यानी 2 कंट्री के बीच में, जिसको इंटरनेशनल बिजनेस भी बोला जाता है। तो वो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है जो नॉर्मली सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। दे हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट। भाई मार्केट को आइडेंटिफाई करो और फिर ध्यान रखो कि आप लोग प्रोडक्ट परचेज करके उस पोटेंशियल मार्केट में क्या करोगे, प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो सिंपल है, ट्रेडिंग एक्टिविटी करने वाले लोग कौन है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर के बाद इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा ये भी बहुत सिंपल है। जब भी वर्ड इंडस्ट्री आता है ना हम लोगों के दिमाग में एक कॉमन चीज आती है सबसे पहले, विच इज मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग क्या करने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूंगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस है उसको प्रोडक्टिव तरीके से कन्वर्ट करो ताकि सोसाइटी में हम लोग उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो ये इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है। अच्छा नेक्स्ट एक इन्होंने जो दिया है वो दिया है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। दीज आर दोज हु थ्रू देयर इनोवेटिव आइडिया एंड स्किल एबल टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड कंट्रोल अ कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग very effectively and efficiently. They are the promoters of the undertaking or corporation engaged in business, trade or industry. Again ये भी सिंपल कैटेगरी है, जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर था ना सेम वैसे ही। अगर आप लोग एज एन एंटरप्रेन्योर किसी कॉर्पोरेट को चला रहे हो बहुत बड़े स्केल पे, अब वो ट्रेड के फॉर्म में चला रहे हो, इंडस्ट्री के फॉर्म में चला रहे हो या सर्विस के फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर कॉर्पोरेट के फॉर्म में बड़े स्केल पे उसको लेके जा रहे हो, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक इन्होंने आपको दिया है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। वैसे तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विथ एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज। बेटा अलाइड एक्टिविटीज का मतलब होता है रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में आप जा रहे हो, क्रॉप्स में डील करते हो, फर्टिलाइजर्स में डील करते हो, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या ऐसी कोई भी चीज, दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। उसकी मार्केटिंग में जा रहे हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो, सब उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन, अच्छा अगर टेक्नोलॉजी के बेस पे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के बेस पे इन्होंने आपको दिया है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर एंड नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। अगेन नाम से पता चलना चाहिए, टेक्निकल की बात कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स हु आर टेक्निकल बाय नेचर in the sense of having the capability of developing and improving and improved quality of goods and service out of their own knowledge, skill and specialization are called technical entrepreneurs. They are essentially compared to the craftsmen who concentrate more on production than on marketing. Technical entrepreneurs टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, टेक्निक पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाने में मेरा फोकस ज्यादा है, मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं। मैं अपनी स्किल, नॉलेज, कैपेबिलिटी को कहां पे यूज करने वाला हूं? ऑन प्रोडक्शन, ऑन द टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव या जो भी है। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज करने में भी बहुत अच्छे हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु आर मेनली कंसर्न्ड विद डेवलपिंग द अल्टरनेटिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, टेक्निकल वाले बंदे ज्यादा बेटर किसमें थे? प्रोडक्शन में थे। तो ये लोग ज्यादा बेटर किसमें है? मार्केटिंग में है। आप देखो यहां पे दिया था अदर देन मार्केटिंग, तो यहां पे दिया है मार्केटिंग। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द टेक्निकल एस्पेक्ट। ये लोग टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्निक से कोई मतलब नहीं है इनको। ये लोग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ज्यादा देखते हैं। टेक्निकल पार्ट कौन कवर कर रहा था? टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कवर कर रहे थे। तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मली प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स मतलब ये ऐसे लोग हैं जो किसी प्रोफेशन में एंगेज है। सीए की बात करते हैं, सीएस की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, लॉयर की बात करते हैं, ऑल दीज आर प्रोफेशनल्स। सो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स में professional entrepreneurs make it their profession to establish the business enterprise with a purpose to sell them once they are established. He or she is looking forward to develop the alternative project by selling the running business. He or she is not interested in managing the operations of the business established by him. He or she is very dynamic. अच्छा, अगर आप लोग देखो ना, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, मैंने आपको बोला सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर, ये सब प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स है। किसी को डाउट आ सकता है तो सर हम भी तो बिजनेस चला रहे हैं, हम भी एंटरप्रेन्योर्स है, तो हम प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं? डेफिनेटली एक और ओपिनियन कंसीडर कर सकते हैं जो हमको दिया है यहाँ पे, कि से फॉर एग्जांपल आप लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हो, ग्रो करते हो, एक्सपांड करते हो, और फिर हार्वेस्ट, मतलब पूरा बिजनेस ही उठा के आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। ये भी प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स है। दैट मीन्स दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर। बिजनेस बनाते हैं, सेटअप करते हैं, एक्सपांड करते हैं और सेल कर देते हैं। तो वो लोग भी प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स माने जाते हैं, और जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं वो लोग भी प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स माने जाते हैं। आप लोग अगर अपनी रेफरेंस बुक्स चेक करोगे तो उसमें सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर्स का एग्जांपल दिया है, और अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जाते हो तो यहाँ पे हमको उनकी बात की है जो अपना बिजनेस एक्सपांड करके सेल कर देते हैं। तो आई होप पहले तो यहां तक क्लियर होना चाहिए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा देखा था? बिजनेस एंटरप्रेन्योर, दूसरा ट्रेडिंग, थर्ड वन इंडस्ट्रियल, फोर्थ वन कॉर्पोरेट, नेक्स्ट वन एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, एंड लास्ट वन इज प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। पहले जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो 4 तरह के एंटरप्रेन्योर देखे थे, इनोवेटिव, इमिटेटिव, फैबियन एंड ड्रोन। सेम उसी तरीके से दूसरे में हमने कितने देखे हैं? 7।
नेक्स्ट, अब 8th नंबर जो है वो मोटिवेशन के बेस पे है। मोटिवेशन के बेस पे अगर हम लोग चेक करने जाते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने आपको दिया है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। Spontaneous entrepreneurs are otherwise known as pure entrepreneurs who are motivated by their desire for self-fulfillment and to achieve or prove their excellence in job performance. They undertake the entrepreneurial activity for their satisfaction in work, ego, or status. Their strength lies in the creative ability. They are the natural entrepreneurs in any society. भाई spontaneous entrepreneur, मैंने सोचा नहीं था लेकिन फिर भी मैं एंटरप्रेन्योर बन गया हूं, नेचुरली बना हूं। और ये ऐसे लोग हैं जिनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं। भाई आप मुझे मोटिवेट करो कि नहीं करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपना एक्सीलेंस प्रूव करने के लिए क्या बना हूं, एंटरप्रेन्योर बना हूं। तो ये स्पॉन्टेनियस है। ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं क्या बन चुका हूं, एंटरप्रेन्योर बन चुका हूं। और अब मैं डेफिनेटली अपनी कैपेबिलिटी क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। तो मोटिवेशन में सबसे पहला क्या दिया, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर देख रखा है। दूसरा इन्होंने जो दिया है वो दिया है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स एंटर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल सपोर्ट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंसेंटिव्स, कंसेशंस एंड अदर फैसिलिटीज। अच्छा, बहुत सारे लोग जब एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं ना, तो शायद किसी के सपोर्ट से भी बन सकते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर आप लोग एमएसएमई अगर देखोगे, स्टार्टअप इंडिया स्कीम देखोगे, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर आप लोगों को फंडिंग चाहिए, अगर आप लोगों को ऐसा है कि एमएसएमई में रजिस्टर करवाया, लोन चाहिए एट अ लोअर रेट, तो भी मिल जाएगी आप लोगों को। टैक्स कंसेशन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, टैक्स हॉलीडे चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई रूरल एरिया में, अंडर डेवलप्ड एरिया में स्टार्टअप कर रहे हो सकता है लैंड है, पावर सप्लाई है, वाटर है, ये जो भी रिसोर्सेज है वो कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट आपको दे। गवर्नमेंट ये सब आपको इसलिए दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप एंटरप्रेन्योर बनो। ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट जो इन्होंने दिया है वो दिया है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ये ऑलमोस्ट सेम है, फर्स्ट वाले जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ। Motivated entrepreneurs are motivated by their desire to make use of their technical and professional expertise and skill in performing the job or project they have taken up. They have enough confidence in their ability. They are highly ambitious and are normally not satisfied by the slow progress in the job. मेरे में एबिलिटी है, हाईली एम्बिशियस हूं, लेकिन स्लो प्रोग्रेस जो है ना उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मुझे कंटिन्यूसली ऐसा है कि बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या करना है, ग्रो करना है। मतलब स्लो प्रोग्रेस हम लोगों को पसंद नहीं है। एंड दे एंटर इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द यूज ऑफ prospective customer. If the product or service is developed to a sellable stage and the customer accepts the same, the entrepreneur is then further motivated. आप सोच के देखो, आप एंटरप्रेन्योर बने, आपने मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने का सोचा, प्रोडक्ट सेल किया और कस्टमर ने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अगर कस्टमर उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो आपका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाएगा। आपको ऐसा होगा कि नहीं, मुझे और ज्यादा ये बिजनेस को आगे लेके जाना है और इसको सक्सेसफुल बनाना है। जब मैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा था, देखो वहां पे भी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं है। बट यहाँ एक फर्क है कि कस्टमर ने अगर उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। स्पॉन्टेनियस में आप एंटरप्रेन्योर बने थे, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अचानक से स्पॉन्टेनियसली, दैट मीन्स एक्सीडेंटली एंटरप्रेन्योर बन गए। आप शायद बनना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन आप अचानक से उस फील्ड में चले गए। तो मोटिवेशन के मामले में याद रखना, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इंड्यूस्ड मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट वाला हो सकता है, एंड थर्ड वन विच इज मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर हो सकता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है। नेक्स्ट, उसके बाद जो इन्होंने आपको दिया है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है इस चैप्टर का अभी तक का, जो अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स है, जिसमें सबसे फर्स्ट इन्होंने आपको बोला है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बहुत सिंपल है। रिलायंस की अगर आप लोग बात करते हो, रिलायंस ग्रुप स्टार्ट किसने किया, धीरू भाई अंबानी, उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन।
अच्छा, उसको आगे पास ऑन किसमें किया? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में। वो कौन हुए? सेकेंड जनरेशन, इनहेरिएट हुआ बिजनेस उनका। अच्छा, सेकेंड जनरेशन, अब मुकेश अंबानी के आगे कहां जा रहा है बिजनेस? आकाश अंबानी, अनंत अंबानी में जा रहा है। ये थर्ड जनरेशन है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन जहां पे इनहेरिएट हुआ बिजनेस, एंड लास्ट वन इज थर्ड जनरेशन। बिजनेस शुरू किसने किया था? ग्रैंड पेरेंट्स ने या फिर पेरेंट्स ने, और वो चीज आगे क्या हो रही है? इनहेरिएट हो रही है, मतलब पास ऑन हो रही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स देखे एंटरप्रेन्योर के। तो पहले तो वो सारे टाइप्स अच्छे से याद कर लो, एक एक पॉइंट चेक कर लो। उसके बाद अब हम जो कवर करेंगे वो है कॉम्पिटेंसीज। मतलब अगर आपको एक केपेबल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली कैपेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने आपको दिया है एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस में, these are certain basic competencies to be acquired, and they relate to the type of behavior exhibited in the performing of various tasks. Some of these are latent and but active but not noticeable in the entrepreneur, which need to be identified, nurtured, and others are required through training and practice. अच्छा, कई बार पता है हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इनबिल्ट है इसके अंदर, बिजनेस करना तो उसके खून में ही था, पहले से ही था। बोल रहे अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो कुछ चीजें ऐसी है जो एक्टिव है बट नोटिसेबल नहीं है। वो चीज आपके अंदर एग्जिस्ट करती है पहले से, लेकिन शायद आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे। तो इनबिल्ट एक बेसिक आपके अंदर कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि आप बिजनेस चालू करोगे, आप उसको सक्सेसफुल बनाओगे। नेक्स्ट, उसके साथ एक इन्होंने दिया है सबसे मेन, जो यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, ये अगर एग्जाम में नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, मेन यहां से स्टार्ट होता है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भाई पहला स्टेप। आप लोग मार्केट में ना वेट मत करो दूसरा करेगा तो मैं करूंगा। आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है तो आपको डेफिनेटली आगे आके स्टेप लेना चाहिए। आप उसमें क्या करोगे? आगे बढ़ोगे। तो फर्स्ट स्टेप लेना आपको है। An entrepreneur has to be the keen observer of the society, commercial trend, product, the change dynamics and the consumer trend. सब कुछ ऑब्जर्व करो यार, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रोडक्ट चल रहा है, क्या सर्विस चल रही है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, देखो और अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, इनिशिएटिव आपको लेना है। डोंट वेट फॉर अदर्स टू टेक एन इनिशिएटिव, वो आपके ऊपर है सबसे पहले। नेक्स्ट वन इज creativity and innovation. He or she might not have any new idea. He or she may use the creative idea and innovative product and service to meet the challenges. अच्छा ठीक है, हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, उसी प्रोडक्ट में कुछ नया लेके आ जाओ। मैंने बोला डेयर मिल्क, डेयर मिल्क हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। कभी आप देखोगे तो फ्रूट एंड नट है, कभी क्रैकल है, कभी ऑरेंज चिली फ्लेवर है, कभी सॉल्ट फ्लेवर है, कभी दिवाली के हिसाब से सेलिब्रेशन, कभी रक्षाबंधन के हिसाब से सेलिब्रेशन। कुछ तो लाना पड़ेगा आपको, अलग अलग शेप्स में लेके आओ, चॉकलेट्स को फ्लेवर्स में लेके आओ, जो भी है आपके ऊपर। नया प्रोडक्ट नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, उसी प्रोडक्ट में आप क्या करोगे? चेंजेस लेके आओगे। नेक्स्ट, उसके बाद इन्होंने जो दिया है वो दिया है रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। An entrepreneur venture into the new idea and service, he or she trades into areas of uncertainty. Several elements such as the demand, supply in the market, resource availability, the acceptability of the product design and service. बिजनेस की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या चाहिए पता है? रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट बनाया तो क्या उसकी डिजाइन एक्सेप्ट होगी मार्केट में, प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा मार्केट में, सर्विस एक्सेप्ट होगी मार्केट में, अचानक से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, ये सब रिस्क है। तो रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए आप में, आप उसको मैनेज कर पाओ ठीक से। एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ही और शी शुड अंडरस्टैंड that there is more than one way of solving the problem, looks for alternative strategy or resources that would help to solve the problem.
बिजनेस है यार, नेचुरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, 2 5 10 कुछ भी हो सकता है। आपके ऊपर है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप उस बिजनेस की प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज इन्होंने बोली है विच इज लीडरशिप। अ लीडर हु शुड बी एबल टू गाइड एंड मोटिवेट। भाई आप अपने लोगों को गाइड कर सको, मोटिवेट कर सको, his or her entire team. Whenever a company faces the problem, it is the willpower and effective business acumen and the communication skills which oversees the success of the corporation. भाई ध्यान रखना, मेरे अंदर वो विल पावर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए जिसके थ्रू मैं अपनी टीम को गाइड कर सकूं। इमेजिन करो अगर मेरे में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो क्या मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कभी, क्या मोटिवेट कर पाऊंगा कभी? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा वो चीज। तो हम उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा उसके साथ इन्होंने आपको दिया है विच इज परसिस्टेंस। इन मोस्ट केसेस द एंटरप्रेन्योर परस्यूट्स आर न्यू एंड नीड वेरी क्लोज अटेंशन। क्रिएटिंग अ नीड इन द मार्केट फॉर द एंटरप्राइज इज वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट। This calls for intense preservation on the part of the entrepreneur. Roadblocks to success should not deter the entrepreneur. अच्छा persistence होना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए बिजनेस करते टाइम। अगर आपके बिजनेस करते टाइम कोई रोड ब्लॉक आ जाता है, कोई ऑब्स्टेकल, हर्डल, रुकावट आ जाती है, तो उस रुकावट की वजह से डरना नहीं है कि यार बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल पाएगा। थोड़ा परसिस्टेंस, पेशेंस मेंटेन करो। डेफिनेटली एक लेवल के बाद आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। माइट बी पॉसिबल महीना, 2 महीना, 6 महीने शायद लोग उसको एक्सेप्ट ना भी करें। पेशेंसली आप उसको कैसे डील करते हो वो आपके ऊपर है, तो वो स्किल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वालिटी परफॉर्मेंस। ऑब्वियस बात है क्वालिटी मैटर करती है, विच इज कंसर्न फॉर द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। किस लेवल की क्वालिटी आप लोग दे रहे हो कस्टमर को, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। सपोज करो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, एप्पल की बात करते हैं, सैमसंग है, रियलमी है, या जितनी भी कंपनी, ओप्पो, वीवो, उन सबसे एप्पल अलग क्यों है? क्योंकि एप्पल क्वालिटी देता है। एप्पल के फोन में और आप लोग ओप्पो, वीवो या सैमसंग के फोन में अगर चेक करोगे तो उसमें क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एप्पल अगर मार्केट में इतना हाई प्राइस चार्ज कर पा रहा है तो उसका रीजन ही वो है, दैट इज क्वालिटी। वो क्लियर बोलता है कि भाई हम जो क्वालिटी दे रहे हैं, हम जो फोकस कर रहे हैं क्वालिटी पे, वो शायद कोई और ब्रांड नहीं कर सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सीकिंग। अच्छा आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे मार्केट की। दे कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन बाय पर्सनली कंडक्टिंग द रिसर्च। आपको मार्केट की रिसर्च चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पहले रिसर्च करो मार्केट में। कस्टमर कौन है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, डिमांड, सप्लाई, कॉम्पिटिटर, सब कुछ रिसर्च करो पहले अच्छे से। यूजिंग द फीडबैक फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियसली रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। अच्छा प्रीवियस एक्सपीरियंस को कंसीडर कर सकते हो। अच्छा फीडबैक फॉर्म यूज करो, मतलब कस्टमर्स को फीडबैक फॉर्म दो, वहां से जो सजेशंस आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं, उसके थ्रू भी शायद आप लोग क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और उसके बेस पे बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो वो भी जरूरी है। नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक प्लानिंग। भाई बिजनेस कर रहे हैं तो प्लान तो होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए हमारी। प्लानिंग किस चीज को लेके हो सकती है? बोल रहे हैं टाइम भी कम है हमारे पास, फाइनेंस भी कम है हमारे पास, और मैन पावर भी कम है, ये सब कुछ लिमिटेड है। तो प्लान तो बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा अपने को। They invest their lives saving and total energy in creating the venture. भाई पूरे लाइफ की सेविंग लगा दी है बिजनेस शुरू करने में, टाइम, एफर्ट, मनी, सब कुछ। अगर बिजनेस डूब गया तो चलेगा, अफोर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि बिजनेस में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, परसुएशन। मतलब ऑब्वियस बात है, कहीं ना कहीं कन्विंसिंग पावर की बात हो रही है कि आप सोसाइटी में किस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हो। टू इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सप्लायर को, एम्प्लॉय को, कस्टमर को, सबको कन्विंस करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले तो गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट आप लोगों को फंडिंग प्रोवाइड कर रही है,
गवर्नमेंट है, बैंक्स आपको फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट कर सकती है, वरना बैंक्स कर सकती है, तो उन सबको आपको कन्विंस करना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज. अच्छा, एंटरप्राइज को लॉन्च करने की बात हो रही है, जहां पे इन्होंने दिया है एंटरप्रेन्योर शुड आइडेंटिफाई एंड अवेल द फैसिलिटीज एंड द रिसोर्सेज नीडेड टू लॉन्च द बिजनेस. देखो, बोलना कितना आसान है कि हम बिजनेस लॉन्च कर देंगे, लेकिन बिजनेस लॉन्च करने के लिए उतनी फैसिलिटीज भी आपके पास होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से लॉन्च किया जाता है, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड लास्ट वन फाइनली, which is enterprise management competencies. भाई, आप बिजनेस के ओनर हो, मैनेजमेंट तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए. हर फंक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वेदर इट इज प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, एनीथिंग. ये सारी की सारी चीजें ट्राई करो कि आप हो सके उतना अच्छे से क्या कर सको, परफॉर्म कर सको. बिजनेस आपका है, आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, बिजनेस चलेगा, सक्सेसफुल होगा. आप अगर ये नहीं करोगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा. तो ये कॉम्पिटेंसीज है जो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए. अभी तक मैंने आप लोगों को कितने पार्ट कवर करवाए? 2. पहले पार्ट में जो मैंने आपको कवर करवाया दैट वाज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कितने अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. और दूसरा जो मैंने कवर किया वो है कॉम्पिटेंसीज, कि अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसीज अवेलेबल होनी चाहिए. सो आई होप सबसे पहले तो यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये 2 टॉपिक क्लियर होने चाहिए आप सबको. क्लियर एवरीवन? एक बार पहले फटाफट इतना रिवाइज कर लो, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं फिर. क्लियर? सो अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक है, दैट टॉपिक इज बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स समझने के लिए सबसे पहले एथिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मली एथिक्स का मतलब होता है बिहेवियर. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. भाई, आप लोग कोई भी काम करते हो, आपको एथिक्स पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, डेफिनेटली उसके ऊपर ध्यान रखोगे. यहां पे इन्होंने आपको वही दिया है, एथिक्स रिफर्स टू द वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमंस ऑट टू डू, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ राइट्स, ऑब्लिगेशंस, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, फेयरनेस और स्पेसिफिक वर्च्यूज. मतलब आपको एज ए ह्यूमन बीइंग कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या सही है, फेयर है, सोसाइटी के लिए आप क्या चीज परफॉर्म कर सकते हो, ये सब चीज का ध्यान रखना है. एथिक्स फॉर इंस्टेंस मींस दो स्टैंडर्ड दैट इंपोज रीजनेबल ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, मर्डर, असॉल्ट एंड फ्रॉड. ऑब्वियस बात है, नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो जब हम लोग स्टीलिंग की बात करते हैं, मर्डर की बात करते हैं, असॉल्ट, फ्रॉड, ये सब गलत है, ये कुछ नहीं होना चाहिए. आप लोग जब कोई भी चीज करते हो तो ध्यान रखना, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, कंपैशन होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि आपके अंदर एथिक्स है. और सबसे मेन चीज बेटा ध्यान रखना, वी आर डीलिंग विथ एथिक्स एंड वी आर नॉट डीलिंग विथ लॉ. एथिक्स अलग होता है, लॉ अलग होता है, दोनों बहुत अलग चीजें हैं. मैंने अगर सपोज करो ऐसा बोला कि सी फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा बोला कि मैं कहीं जा रहा था और मैं वहां पे गिर गया, किसी ने मुझे देखा, वहां पे उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की और वहां से चले गए. क्या वो इलीगल है? नहीं, बट वो अनएथिकल है. सो हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, वो एथिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं पढ़ रहे. लॉ इज डिफरेंट थिंग, एथिक्स इज अ डिफरेंट थिंग. अब जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं, जिसमें सबसे पहले दिया है बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स कंप्राइजेस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रॉपर business policies and practices regarding the potential controversial issues. भाई, बिजनेस पॉलिसीज का ध्यान रखना है, बिजनेस प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना है. जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करोगे, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी कंपनी हो या आप किसी कंपनी में कोई ऑफिशियल हो, अच्छी पोस्ट पे हो, तो कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए. अगर आप लोगों को पता हो तो इसके ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज आई थी, हर्षद मेहता स्कैम 1992. इट वाज बेस्ड ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग. अच्छा, किसी भी तरह की आप लोग ब्राइबरी क्रिएट नहीं करोगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करो. मतलब इंडिया में कंपनीज एक्ट में ना लॉ बना हुआ है इसके लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हो या टर्नओवर होता है तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, रूल है, कंपल्सरी वो. तो ये सब चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे एथिक्स के अंदर.
जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देके रखे हैं आपको बिजनेस में एथिक्स के। सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी। कस्टमर्स को भाई अच्छी क्वालिटी भी देनी है और सही क्वांटिटी भी देनी है, ये पहला एथिकल पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है। कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल इश्यूज, भाई बिजनेस करना है करो, बट एनवायरमेंट को डिग्रेड मत करो, एनवायरमेंट की क्वालिटी को डैमेज नहीं होना चाहिए आपके बिजनेस की वजह से। नेक्स्ट, पेइंग द मिनिमम एंड द करेक्ट वेजेस, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट मत करो, उन्होंने आपके लिए जितना काम किया है आप एटलीस्ट उतना उनको क्या करोगे, पे करोगे। एंड नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर, भाई चाइल्ड लेबर तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे कंट्री में अलाउड ही नहीं है वो। एंड नेक्स्ट वन, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कंट्री के जितने भी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है, मतलब नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज होना चाहिए नहीं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये चीजें हैं जो बेसिकली बिजनेस में हम लोग ध्यान रखेंगे, बिजनेस एथिक्स में ध्यान रखेंगे। तो बिजनेस एथिक्स का तो छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग, वो टॉपिक है वैल्यूज। अच्छा, अभी तक हमने क्या कवर किया, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कॉम्पिटेंसीज और एथिक्स। अब हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं वैल्यूज। जब हम लोग वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज डिटरमाइन व्हाट पीपल कंसीडर टू बी गुड और बैड फॉर ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। आप लोग अगर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हो तो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। A civilized society considers qualities like honesty, truthfulness, and integrity as an important for a happy and healthy living. This set of beliefs provide that standards which guide the behavior is known as values. In relation to business, social values define objectives of the business as well as the manner in which the business affairs should be conducted. देखो, बिजनेस करना है ठीक है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो भी ठीक है, लेकिन बोल रहे ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव करने का, अचीव करने का जो तरीका है वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। गलत तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव करना नहीं है, तो वो देखना है आप लोगों को। एंटरप्रेन्योर्स शेयर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट गाइड एंड डायरेक्ट देम एंड हेंस दे कम टू बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज। इट कैन बी समराइज्ड इन द डायग्राम। अच्छा, डायग्राम की जगह हम लोग डायरेक्ट थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें हमने देखा है कोर वैल्यूज। हम जो कवर करेंगे वो कोर वैल्यूज कवर करने वाले हैं। भाई आपके अंदर बिजनेस में क्या क्या कोर वैल्यूज होनी चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहली कोर वैल्यू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज एंड दे कम आउट विथ क्रिएटिव आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और अ प्रोसेस। सर ये तो बहुत पहले से देखता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी। बॉस वैसे भी अगर एंटरप्रेन्योर है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बिना तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आज के चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट ही अपना ये था, याद हो तो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और ए प्रोसेस और ए टेक्नोलॉजी, एनीथिंग। तो पहले तो इनोवेशन जरूरी है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। सेकंड वन, इंडिपेंडेंस और ओनरशिप। दे ड्राइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन in their sense of independence and ownership. Commitment, sense of complete identification, sincerity and hard work to achieve their mission constitute the ingredients of the ownership. अच्छा, सेल्फ रिलायंस वाला एक फैक्टर है, बहुत मैटर करता है बिजनेस करते टाइम। आपको ऐसा लगता है दैट यू आर योर ओन बॉस, आप किसी के अंदर में काम नहीं कर रहे हो। इन्होंने एक एग्जांपल देख रखा है कि से फॉर एग्जांपल कोई विलेज का कोई बॉय है, कोई लड़का है जो आईएएस या आईपीएस के लिए तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि वो उस चीज को क्रैक नहीं कर पाया, अब उसने उसी चीज को सोच लिया है कि मुझे कोचिंग के फॉर्म में आगे प्रोवाइड करना है ताकि आगे दूसरे लोग उस चीज को सफर ना करें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, भले वो लड़का आईएएस या आईपीएस नहीं बना, बट डेफिनेटली वो अभी भी सेल्फ रिलायंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसने खुद का ही बिजनेस क्या कर दिया है, सेटअप कर दिया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कोर वैल्यू होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए आपके अंदर हमेशा। एंड थर्ड वन, the most important, which is respect for the work. The entrepreneurs have the great respect for work. Successful entrepreneurs believe that they can achieve anything through the hard work. Look into the biography of any entrepreneur and you will surely find that all of them achieved
द पिनेकल्स ऑफ सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। रिस्पेक्ट फॉर वर्क, भाई आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना उस काम के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए आपके अंदर। आज आप लोग इमेजिन करके देखो, इतने सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शायद 100-200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कमा रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ही बन गए बिना मेहनत के बने? नहीं। किसी की भी बायोग्राफी उठा के देखो, किसी की भी स्टोरी आप चेक करो, दिन रात एक कर दिए काम के लिए। भाई रिस्पेक्ट करोगे तब जाके सक्सेसफुल बनोगे, वरना सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। सो रिस्पेक्ट फॉर वर्क एंड क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। Dynamic entrepreneurs are guided by the value of outstanding performance. It is a quest for outstanding performance on the part of Narayan Murthy that they saw the emergence and speedy growth of Infosys. अच्छा, परफॉर्मेंस देखो, आपने अगर से फॉर एग्जांपल किसी चीज को अचीव कर भी लिया है तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि परफॉर्मेंस मैटर करता है। मतलब आप लोग ट्राई करोगे कि परफॉर्मेंस हो सके उतना डे बाय डे क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे कि परफॉर्मेंस अगर अचीव हो भी गया है तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा, वरना बिजनेस बढ़ सकता नहीं है। सो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए आपका। यहां पे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पार्ट कवर किए, आप चेक करो, सबसे पहले हमने क्या बोला कि वैल्यूज के अंदर क्या होना चाहिए, इनोवेशन और क्रिएटिविटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, अपने काम को रिस्पेक्ट करेगा। एंड लास्ट में परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस होना चाहिए कि डे बाय डे आप लोग अपना परफॉर्मेंस क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। सो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, अच्छा उसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक इन्होंने आपको दिया है अबाउट एटीट्यूड। टॉपिक क्या देके रखा है आपको, एटीट्यूड का टॉपिक दिया है। एटीट्यूड कंस्टिट्यूट an important psychological attribute of individual which shapes their behavior. It may be defined as a way a person feels about something, a person, a place, a commodity or a situation or an idea. अच्छा, जब मैं एटीट्यूड की बात करता हूं, भाई ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर मोल्ड होता है। हो सकता है आपका बिहेवियर पॉजिटिव तरीके से मोल्ड हो सकता है, या हो सकता है कि आपका बिहेवियर शायद नेगेटिव तरीके से भी मोल्ड हो सकता है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। एटीट्यूड है ना, किसी भी चीज को लेके फॉर्म कर सकते हो, किसी जगह को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी कमोडिटी को लेके, या कोई सिचुएशन को लेके, किसी भी चीज को लेके। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, किसी भी इंसान का एटीट्यूड क्या हो सकता है, शायद चेंज हो सकता है। मेरा एटीट्यूड आपको लेके पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है किसी और इंसान का एटीट्यूड आपको लेके क्या हो, नेगेटिव। जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला है इट अफेक्ट्स द बिहेवियर। पीपल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड कैन लीड टू इंटेंडेड बिहेवियर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन। एटीट्यूड की वजह से सबसे पहला इफेक्ट ही पता है कहां पे आता है, आपके बिहेवियर पे आता है। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो बिहेवियर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो बिहेवियर भी शायद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं है, बाहर वाला इंसान आपको कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप ही का एटीट्यूड आपके बिहेवियर को डायरेक्टली क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन, इट इज इनविजिबल। It constitutes a psychological phenomena which cannot be directly observed. However, we may observe an attitude indirectly through observing its consequences. भाई एटीट्यूड इनविजिबल, एटीट्यूड देख थोड़ी सकते हो, हाँ उसको ना ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी इंसान के एटीट्यूड को ऑब्जर्व करना इजी है, लेकिन देखना जल्दी से पॉसिबल नहीं है। तो एटीट्यूड इज इनविजिबल। भाई ध्यान रखना, बिहेवियर पे इफेक्ट आ रहा है, इनविजिबल है। Next one, attitudes are acquired. Attitudes are gradually learned over a period of time. The process of learning attitude starts right from childhood and continues throughout the life of a person. भाई शुरुआत से लेके एंड तक में आप लोग ये एटीट्यूड क्या कर रहे हो पता है, धीरे धीरे एक्वायर कर रहे हो। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, शायद उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके ग्रेजुअली हमने उस एटीट्यूड को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, एक्वायर किया है। And last one, attitudes are pervasive. They are formed in the process of socialization and may relate to anything in the world. किसी भी चीज को लेकर एटीट्यूड हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, पर्सन में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ रिलीजन, किसी रिलीजन को लेके,
पॉलिटिक्स को लेके। अच्छा, पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ किसी पॉलिटिशियन को लेके भी मेरा एटीट्यूड हो सकता है, या फिर किसी कंट्री को लेके। भाई कंट्री को लेके मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आपके ऊपर है। सो इट इज परवेसिव। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर एटीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता, हर जगह एटीट्यूड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एंड भैया एटीट्यूड कहां से आता है, कौन से सोर्सेज है जहां से आप एटीट्यूड एक्वायर करते हो? सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। For example, if a worker finds his or her job challenging, supervisors understanding, and co-workers very cooperative, then he or she will have a positive attitude. सबसे पहले पॉजिटिव कैसे एक्वायर होता है? तो ये एटीट्यूड जो है वो एक्वायर करने का सबसे पहला तरीका है आपका खुद का ऑब्जर्वेशन, आपका खुद का एक्सपीरियंस। जो मैं मेरे आसपास देखता हूँ, अगर मेरी टीम अच्छी है, मेरा मैनेजर अच्छा है, मेरे वर्कर्स अच्छे हैं, लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे अंदर कैसा एटीट्यूड डेवलप होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। तो बोले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन। दूसरा, ग्रुप एसोसिएशन। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड टू वन डिग्री और द अनदर बाय द मेंबर्स इन द ग्रुप टू विच दे आर बिलोंग। Attitudes are one target for this influence. This attitude towards the product ethics, warfare, and the multitude of other subjects are influenced strongly by the groups that they value and with which they do or wish to associate. Several groups including family. भाई हो सकता है फैमिली से आपको कोई एटीट्यूड डेवलप हुआ, आपके काम को लेके। पीयर्स मतलब आपके कलीग्स के साथ, आप जिनके साथ उठते बैठते हो, शायद उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड डेवलप हुआ है। कोई कल्चर को लेके, सब कल्चर ग्रुप को लेके, किसी भी चीज को लेके एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। जहां भी कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में से हम एटीट्यूड एक्वायर करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंशियल अदर्स। A consumer's attitude can be formed and changed through the personal contact with the influential person such as a respected friend, relative, and expert. Opinion leaders are the example of people who are respected by their followers. Influential हो सकता है कि ऐसी कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हो जिसको आप लोग फॉलो करते हो, जिसको आपने सुना, जिसको आपने पूरी तरीके से फॉलो किया और वहां से आपने उस एटीट्यूड को डेवलप किया है। मैंने बोला कि से फॉर एग्जांपल कैप्टन कूल की बात करते हैं, आप अगर धोनी को फॉलो करते हो, आप उसके बहुत बड़े फैन हो, तो हो सकता है कि वहां से आपने एक एटीट्यूड डेवलप किया कि कोई भी सिचुएशन हो आपको एग्रेसिव नहीं होना, आप उस सिचुएशन को आसानी से सिंपल तरीके से हैंडल करोगे, काम होके। तो ये इन्फ्लुएंशियल की बात हो रही है। मतलब एटीट्यूड डेवलप करने के तरीके कितने? 3। पहला तरीका आपका खुद का एक्सपीरियंस, दूसरा तरीका आपका जो ग्रुप एसोसिएशन है जिसके साथ उठते बैठते हो, और तीसरा तरीका इन्फ्लुएंशियल, ऐसा कोई इंसान है जिससे इन्फ्लुएंस होते हो तो वो। तो यहां से कोई भी इंसान एटीट्यूड क्या कर सकता है? डेवलप कर सकता है। तो आई होप सबसे पहले यहां आप सबको यहां तक चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। एंड एसेंशियल्स ऑफ एन एटीट्यूड की अगर बात करें, भाई अगर आप लोगों को एटीट्यूड की बात करनी है, उसमें कुछ एसेंशियल चीजें जो देखी जाती है। फर्स्ट वन, बिजनेस को लेके क्या हो सकता है? हैव पैशन फॉर द बिजनेस। Work should be fun. One's passion will help to overcome the difficult moment and will persuade the people to work for you and want to do business with you. Passion can't be taught when it wanes, as it surely will in difficult time take some quiet time. Whether it be an hour or a week, take inventory of all the reasons one started the business and why one likes being one's own boss. Passion की बात कर रहे हैं। बिजनेस में एक सबसे बड़ा एटीट्यूड पता है क्या होता है? कि एक पैशन है बिजनेस को लेकर, कि मुझे बिजनेस करना है, मैं बिजनेस अच्छे से चलाऊंगा। और पैशन पता है कैसी चीज है? पैशन कोई सिखा नहीं सकता आपको, वो इनबिल्ट है, वो आपके अंदर होना चाहिए पहले से। तो बोल रहे बिजनेस के टाइम पे एक नेचुरल एटीट्यूड होना चाहिए कि पैशन होना चाहिए कि आपको वो चीज करनी है और आपको वो चीज अचीव करनी है कैसे भी करके। सेकेंड वन, सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। People have confidence in trustworthy individuals and want to work for them in a culture of integrity. The same is true for the customers. Trustworthiness build करो, डेवलप करो, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सके। Be flexible, accept the core values.
अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यार। बिजनेस छोटे स्केल पे है, बड़े स्केल पे, फ्लेक्सिबल बनो। मार्केट में रोज कुछ नया चेंज आता है, और अगर मार्केट में चेंज आ रहा है तो आप लोग भी उस चेंज को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो वो चीज होनी चाहिए। डोंट लेट द फियर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद डर लग रहा हो कि यार बिजनेस फेल हो गया तो, पर उस डर की वजह से आप पीछे नहीं हट सकते। आज तक ऐसा कुछ नहीं है कि हर इंसान का बिजनेस सक्सेसफुल हुआ ही है, डेफिनेटली फेलियर्स भी है, बट उस फेलियर के डर से आप कभी पीछे हट सकते नहीं हो। तो वो भी एक एटीट्यूड आपको फॉर्म करके रखना है। मेक टाइमली डिसीजन। देखो, आपको अपने इंट्यूशन यूज करना कंप्लीटली ठीक है, लेकिन याद रखना कि डिसीजंस टाइम पे होने चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए। द मेजर कंपनी एसेट इज वन सेल्फ। सबसे बड़ी चीज, कंपनी में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी ले आओ, सबसे वैल्यूएबल पता है क्या होता है? आप खुद। आपसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट कोई भी नहीं है। वंस हेल्थ इज मोर वैल्यूएबल देन द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो खुद की एनर्जी को संभाल के रखो, खुद की हेल्थ को संभाल के रखो। keep one's ego under control. Don't take profit and spend them on expensive toys to impress others. Build a war chest for unexpected needs or opportunity. भाई, आपका ईगो कंट्रोल में रखो। आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, उस प्रॉफिट को संभाल के रखो आगे के लिए, कि फ्यूचर में अगर कोई कंटिजेंसी आ गई तो अननेसेसरी लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदने का कोई फायदा नहीं। तो वो चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज बिलीव इन वन सेल्फ। खुद पे ट्रस्ट करना सीखो सबसे पहले तो। उसका रीजन है, बिजनेस में खुद पे ट्रस्ट करोगे ना, तब जाके कस्टमर, सप्लायर, बैंक, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करेगा। तो खुद पे भरोसा होना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट, एनकरेज एंड एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म ग्रेशियसली, दैट इज एडमिटिंग वंस मिस्टेक्स। खुद की गलती एक्सेप्ट करना सीखो। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे गलत हो, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप हर बार उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। भाई, फॉल्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट, मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अच्छा, वर्क एथिक्स होनी चाहिए। देखो, कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, बट इट शुड बी अ फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ध्यान रखना। तो कंपटीशन कट थ्रोट है, अच्छी बात है, बट इट शुड बी फेयर कंपटीशन। वर्क एथिक्स को डैमेज नहीं करोगे कभी। रीबाउंड क्विकली फ्रॉम द सेटबैक्स। ठीक है यार, देखो बिजनेस में सेटबैक आता है, बट उस सेटबैक से वापस भी आना है उतनी ही जल्दी, तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो बोले रीबाउंड क्विकली, सेटबैक आ गया कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ, वापस शुरू करेंगे हम लोग उस चीज को। एंड लास्ट वन, पीरियोडिकली गेटिंग आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन टू परस्यू समथिंग इंपॉर्टेंट। देखो, बिजनेस में कुछ अचीव करना है ना, तो हो सकता है कि आपको उस कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़े। जब तक कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आओगे, तब तक काम करना, सक्सेसफुल होना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा सक्सेसफुल होना है तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बिजनेस में बहुत काम आएगी। एटीट्यूड, भाई ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी होगी, तब जाके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या कर सकते हो, बन सकते हो। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए। एक मैंने आपको बोला एथिक्स, और दूसरा मैंने आपको बोला वैल्यूज। पहले इतना कवर कर लो, फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे दैट इज मोटिवेशन। तो पहले एक बार इतना फटाफट देख लो जल्दी से, चलो।